हेलो। यस। तो हम लोग अपने कोलिजन्स के लेक्चर को आज आगे बढ़ाएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हम लोगों ने कल बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने पढ़ा था कि कोलिजन में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंजर्वेशन मोमेंटम होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 होता है। ठीक है, हमने इलास्टिक कोलिजन पढ़ा था और हमने पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन जो होता है जिसमें टोटल एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कंजर्व रहती है, इसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू 1। और इसको हमने पढ़ा था कि m1u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m1v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 का स्क्वायर हमने पढ़ा था। फिर हमने ये भी पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन, जो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होता है या प्लास्टिक कोलिजन होता है उसको हम बोलते हैं E इक्वल टू 0। और E जो होता है वो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है बाउंसिंग एबिलिटी। अगर किसी बॉल को ऊपर से ड्रॉप किया तो वापस कितनी हाइट तक वो आएगी, वो उसका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हमने सब चीज़ें पढ़ ली थी। फिर हमने एक बॉल को अगर हम एच हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो फर्स्ट बाउंस के बाद, सेकंड बाउंस के बाद किस किस वेलोसिटी पर आएगी, क्या क्या कितनी हाइट ट्रेवल करेगी, है ना, टोटल टाइम कितना लगेगा, वो सब हमने निकालना सीखा था। आज हम उन सबके ऊपर क्वेश्चंस यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पे दे रखे हैं जो हमें कोलिजन में समझ में आना चाहिए। अगर दो बॉडीज इक्वल मासेस की है, ठीक है, अगर दो बॉडीज इक्वल मासेस की है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है। और अगर उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, अगर उनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो बॉडीज अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेती है, अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेती है। तो देखिए, अगर दो बॉडीज है, ये दो बॉडीज है m1, इसका मास भी m है, इसका भी मास m है। ठीक है, और मान लीजिए कि अगर ये u1 से जा रही है और ये u2 से जा रही है, ठीक है, और इनके बीच में होता है इलास्टिक कोलिजन। इनके बीच में कौन सा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है। तो उसके बाद में दोनों की दोनों बॉडीज अपनी पोजीशन एक्सचेंज, अपनी वेलोसिटी जो होती है वो एक्सचेंज कर लेती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि v1, ये जो v1 और v2 जो आएगी वेलोसिटी, ये v1 की वेलोसिटी तो हो जाएगी u2 और u2 की v2 की वेलोसिटी हो जाएगी u1। बॉडीज अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर लेती है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम निकाल भी सकते हैं, कंजर्वेशन मोमेंटम से भी निकाल सकते हैं, और E इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 से भी निकाल सकते हैं इसको अपन। सिंपल सी बात है, अगर दो बॉडीज इक्वल मासेस की इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो दोनों की दोनों बॉडीज अपनी पोजीशन, अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेगी, यानी कि u1 विल रिप्लेस बाय v2 और v1 विल रिप्लेस बाय द u2। इसके भी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे हम, क्वेश्चंस में बहुत आसानी से रहता है। इसी तरह से मान लीजिए कि ये दो बॉडी है इक्वल मासेस की है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, इसका मास है m और इसकी वेलोसिटी है लेट्स से u1, और ये है रेस्ट पे, ये है रेस्ट पे। इनके बीच में कोई कोलिजन होता है, इनके बीच में कोलिजन होता है। उसके बाद वही वाला पहले का ये अपनी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी इसको दे देगा और ये इसको दे देगा, यानी ये भैया तो रेस्ट पे आ जाएगा। मान लीजिए ये A था और ये B था, तो A तो रेस्ट पे आ जाएगा और B u1 वाली जो वेलोसिटी है वो गेन कर लेगा। ठीक है, सो पहले वाले जो हमने गोल्डन पॉइंट देखा था, की पॉइंट देखा था, उसी का एक्सटेंशन है। सिंपल सी बात है, दो अगर इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दोनों बॉडी का मास सेम है, तो दोनों बॉडीज कोलिजन के बाद अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेती है। तो ये रेस्ट पे था तो इसको रेस्ट पे ला देगा, सिंपल सी बात है। अगर आपने कैरम में भी देखा होगा, अगर आपका हेड, आप बिल्कुल जो स्ट्राइकर है उनको बिल्कुल एक लाइन में मारते हैं, जो आपके जो जिस गोटी के अगर आप लाइन में मारते हैं, ठीक है, और अगर वो बिल्कुल सीधा जा रहा है और दोनों का मास सेम होता है, तो कई बार, है ना, अधिकतर आपने देखा होगा कि जो जो आपकी जो स्ट्राइकर होता होगा वो बिल्कुल वहीं रुक जाता होगा और वो जो आगे वाली गोटी उसको पूरी की पूरी वेलोसिटी ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, सो इस केस में जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है वो 100% होती है। ठीक है, और स्पेशली अगर आप बिलियर्ड्स में देखा हो या स्नूकर में देखा हो तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। जब आप अपनी बॉल से मारते हैं, है ना, जो, तो वहाँ पर वो वाइट बॉल से मारते हैं, स्ट्राइप होती है और डॉटेड वाली जो बॉल्स होती है, सॉलिड वाली जो बॉल होती है। सो ये एक पहली एप्लीकेशन है। दूसरी देखें, अगर एक बॉडी का मास बहुत ज़्यादा है, यानी कि मान लीजिए ये m1 बॉडी है, ठीक है, ये m1 बॉडी है, इसका मास है, और ये m2 बॉडी है, ये m1 बॉडी है, ये m2 बॉडी है। m1 का मास बहुत ज़्यादा है और ये रेस्ट पे भी है, m2 रेस्ट पे भी है। अगर ये रेस्ट पे भी है तो क्या होगा
कि ये इससे टकराएगी तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है u1, तो u1 जो v1 होगा वो u1 ही रहेगा। यही मान लीजिए आपकी कोई है ना, बहुत ज़्यादा मास की है, तो इसके टकराने पे ये जो बड़ी मास वाली बॉडी, इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो m1 की जो वेलोसिटी होगी वही पुरानी वेलोसिटी होगी। लेकिन जो बॉडी रेस्ट पे थी वो उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो v2 इक्वल टू हो जाएगी 2u1। अगेन ये कुछ चीज़ें जो हमारे पास शॉर्ट, अगर हम कॉन्सेप्ट याद रखें तो बहुत जल्दी यूज कर सकते हैं। ओके, इसमें भी एक हैवी बॉडी है जो एक लाइट बॉडी से रेस्ट पे टकराती है, तो बॉडी जो होगी, अगर कोई हैवी बॉडी है, हमने पीछे वाले में देखा था, ओके, मैंने मास ऑफ वन बॉडी नेग्लिजिबल कंपेयर टू अदर, है ना, इसमें तो मास बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इसमें जो मास है हैवी बॉडी है, ठीक है, और अगर ये लाइट बॉडी से टकराती है, अगर ये लाइट बॉडी से टकराती है तो जो, अगर ये ए बॉडी है या बी बॉडी है, अगर ये u1 से जा रही थी, ठीक है, ये तो रेस्ट पे थी, तो इसका जो कोलिजन के बाद जो होगी वेलोसिटी वो v1 इक्वल टू अभी भी u1 ही होगी, ठीक है। और ऑब्वियसली ये जो b बॉडी है इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी डबल हो जाएगी 2u1। तो पहले जो लिखा था वो का वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है। ओके, और अगर कोई छोटी बॉडी बड़ी बॉडी से टकराती है, कोई छोटी बॉडी है, ए बॉडी है, जो छोटी बॉडी है ये बड़ी बॉडी से रेस्ट पे टकराती है, ये रेस्ट पे टकराती है, तो आप वो तो इमेजिन करके देख लीजिए, कोई बड़ी बॉडी से आप टकराएंगे जो रेस्ट पे, तो आपकी जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी, यानी कि आप इधर उल्टा जाना शुरू कर देंगे। ए बॉडी जो होगी उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और बड़ी बॉडी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो हाथी है, वो तो रेस्ट पे रहेगा। तो अगर ये u1 था तो v1 इक्वल टू जाएगा -u1। और अगर लाइट बस, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। हमने जो पिछली वाली में बात करी थी, ज़्यादा हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। एक और चीज़ जो समझने की, लीनियर मोमेंटम जो होता है वो हमेशा कंजर्व रहता है, कोई सा भी कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन हो। इसी तरह से टोटल एनर्जी भी जो होती है वो भी कंजर्व रहती है, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है जिसका लॉस होता है कौन से कोलिजन में, कौन से कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन में। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं था। एक और चीज़ जो हमें थ्योरेटिकल पॉइंट बनती है, जब भी हम इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, यानी कि वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, तो वहाँ पर जो फोर्सेज होती है सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है, वहाँ पर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज नहीं होती, जैसे फ्रिक्शन नहीं होता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो फ्रिक्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज होती है। लेकिन जब हम इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन की बात करते हैं, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो रहा है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज भी वहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट बनता है। अब अपन सवाल देखेंगे। देखिए, दो बॉल से ईच ऑफ मास kg, तो आप जब भी वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। 5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड्स 5 मीटर पर सेकंड कोलाइड हेड ऑन विद ईच अदर, ठीक है। फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल्स इफ द कोलिजन वाज परफेक्टली इलास्टिक। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो ये एक बॉडी है, इसका मास है 5 kg, इसका भी मास है 5 kg, इक्वल मास है, ये इधर से आ रही है, इधर से जा रही है ना, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। हमने पढ़ा था दो बॉडीज है, इक्वल मासेस की है, और उनके बीच में जो कोलिजन होता है, और अगर इलास्टिक होता है तो दोनों बॉडीज अपनी पोजीशंस को, अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेती है। तो इसकी जो वेलोसिटी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो तो है 5i कैप, इसकी जो वेलोसिटी है -5i कैप। अब इनके बीच में टक्कर हुई, और टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी एक्सचेंज जाएगी, यानी कि ये जो ए बॉडी है और ये बी बॉडी है, ये भी ए बॉडी है, ये भी बी बॉडी है, ए बॉडी तो -5i कैप आ जाएगी और बी बॉडी जो हो जाएगी +5i कैप आ जाएगी। अभी अपने गोल्डन की पॉइंट पढ़ा था। बाकी हम चाहें तो इसको करना चाहें तो हम उससे भी कर सकते हैं, m1u1 m2u2 m1v1 प्लस m2v2, और E इक्वल टू, चूंकि प्लास्टिक कोलिजन है तो v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, हम इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पॉइंट याद है कि अगर दो बॉडी से बीच में टक्कर हो रही है, दोनों बॉडी का सेम मास है और इलास्टिक कोलिजन है, तो टक्कर के बाद दोनों बॉडीज अपनी वेलोसिटीज को एक्सचेंज कर लेती है। ये वाला पॉइंट याद है तो बहुत आसान है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी बॉल ऑफ द कोलिजन। तो ए बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी -5i कैप, बी बॉडी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी +5i कैप, एक्सचेंज कर लेगी, ओके। और इसको पढ़ेंगे हम सवाल को। ए 0.1 kg बॉल मेक्स एन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन विद द बॉल ऑफ अननोन मास व्हिच इज इनिशियली एट रेस्ट।
अब अननोन मास दे दिया यानी कि इलास्टिक कोलिजन दे दिया, इलास्टिक कोलिजन मतलब की हो गया E इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो M1 M2, ठीक है, M1 का मास कितना है 0.1 kg, M2 का मास पता नहीं है, मान लेते हैं M है। इनिशियली एट रेस्ट, ये यहाँ पर इनिशियली जो है, इनिशियली ये तो है रेस्ट पे, ठीक है। और अब इसकी वेलोसिटी देनी रखी तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है। अब क्या बोला था कि 0.1 kg बॉल रिबाउंड्स विद 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, यानी कि टकराने के बाद रिबाउंड करती है, यानी वापस पीछे आती है। जो फाइनल स्पीड, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, अगर ये v आई कैप है तो ये हो जाएगी -v/3 आई कैप, ठीक है, ओरिजिनल स्पीड। व्हाट इज द मास ऑफ द अदर बॉल, व्हाट इज द मास ऑफ द अदर बॉल, तो मास ऑफ द अदर बॉल पूछा है हमें, लेकिन हमें इसकी वेलोसिटी भी नहीं पता, तो हम इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v2 है, ठीक है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है v2 है। तो ये चीजें अपने को दे रखी है क्वेश्चन में। अब अपन सवाल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम E इक्वल टू लगाते हैं v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, ठीक है। तो E तो 1 है, v2 पता नहीं है, v1 आया किसे था, माइनस v से आया था, ठीक है। और v इनिशियली तो हाँ v1 सॉरी, तो v2 प्लस ये v/3 हो जाएगा, क्योंकि v1 की वैल्यू तो माइनस v/3 है। u1 कितना था v, है ना, माइनस u1 माइनस u2, तो u2 तो जीरो था, इनिशियली तो जीरो था। तो क्या लिख सकता हूं मैं, v2 इक्वल टू v माइनस v/3, यानी कि 2v/3, यानी कि मेरी सेकेंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी आ गई, इसको मैं v2 की जगह लिख सकता हूँ 2v/3, आई कैप की फॉर्म में आई है, ठीक है। अब हमें कंजर्वेशन मोमेंटम लगा देते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, तो है ना, m1 u1 प्लस m2 u2 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2, m1 u1 0.1 इंटू v, 0.1 इंटू v, ये तो m2 u2 तो 0 m1 v1 उल्टा जा रहा है, तो 0.1 इंटू माइनस v/3 रिबाउंड हो रहा है, प्लस m2 v2, m2 कितना है पता नहीं है हमें, यही तो निकालना है, और v2 में पता है 2v/3। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर ही लेते हैं। तो देखिए v से तो v सब जगह से कट रहा है, v तो सब जगह से कट रहा है, ये हो जाएगा 0.1, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 0.1 इंटू 3, इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 0.1/3 इक्वल टू जाएगा 2m/3। तो 0.1 प्लस 0.1/3 इसको लिख सकता हूँ मैं 1/10, और इसको भी लिख सकता हूँ 1/30, और ठीक है, यहाँ 30 एलसीएम लिया मैंने, 4/30 इक्वल टू 2m/3, ये कट गया 10 टाइम्स, ये कट गया 2 टाइम्स, तो m की वैल्यू आ जाएगी 2/10, यानी कि 0.2 kg। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बट आई थिंक वी कैन डू इट। A simple pendulum length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. If it is struck by a bullet of 10 to the power minus 2 kg, moving this speed of 2 into 10 to the power 2 meter per second, the bullet gets embedded within the bob. Obtain the height to which the bomb rises. ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। आइए अपन बनाते हैं। तो ये मेरा एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी लेंथ है लेट्स से 1 मीटर है, ठीक है, और इसे वुडन बॉब है, मास 1 kg का, यानी कि यहाँ पर एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास है 1 kg का। इट इज स्ट्रक बाय ए बुलेट ऑफ मास, यहाँ पर एक बुलेट आई, ये बुलेट आई जिसका मास है 10 की पावर माइनस 2 kg, और इसकी स्पीड है 2 इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। इट यहाँ पर आके टकराई, और इसके बाद ये बुलेट जो है इसमें एम्बेडेड होगी, इसमें एम्बेडेड होगी, एम्बेडेड होगी तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ऊपर तक जाएगी, और लेट्स से कि हमसे पूछा जाए कि किस हाइट तक ये ऊपर जाएगी, किस हाइट तक ये ऊपर जाएगी। तो सबसे पहले तो हम कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। तो कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगाते हैं अपन। तो देखिए इनिशियली तो रेस्ट में है, तो
बुलेट का मास, बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल बुलेट का मोमेंटम क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 इंटू 2 इंटू 10⁻²। ये तो बुलेट का मोमेंटम हो गया। बॉब का मोमेंटम इनिशियली 0, रेस्ट पे माना जाए। एम्बेडेड हो जाती है, एम्बेडेड हो जाती है, नहीं दोनों का मास ऐड हो जाता है। तो मास ऐड हो जाता है, यानी कि 1 kg का मास इसका है, 0.01 kg का मास इसका है, यानी कि 1.01। कंबाइंड मास कितना हो गया, 1.01 इंटू वी आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर अपन सॉल्व करना चाहें तो ये तो कट गया, तो अपने पास v इक्वल टू हो जाएगा 2/1.01, यानी कि ये कंबाइंड जो सिस्टम है उसकी जो वेलोसिटी आएगी 2/1.01 आएगी मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास कंबाइंड वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमसे पूछा है कितनी हाइट तक जाएगा, तो यहाँ पर आपको जो जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी सब ऊपर जाके इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि हम बोल सकते हैं 1/2 1.01, ये तो कंबाइंड मास हो गया, वेलोसिटी 2/1.01 का होल स्क्वायर इक्वल टू वापस कंबाइंड मास g और h। ठीक है, तो 1.01 से 1.01 कट गया, और इसको सॉल्व करके हम h निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम h निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई हो जाएगा सवाल। ठीक है, ये एक बात अच्छा सवाल है, ए बॉडी फॉलिंग ऑन द ग्राउंड फ्रॉम हाइट ऑफ 10 मीटर रिबाउंड्स टू हाइट ऑफ 2.5 मीटर। तो एक बॉडी है जो ऊपर से 10 मीटर की हाइट से गिरती है और वापस जो जा पाती है सिर्फ 2.5 मीटर की ही हाइट पे जा पाती है। हमसे पूछा परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी। हमें मालूम है कि जब बॉडी ऊपर से गिरती है तो सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, यानी कि जब ऊपर से गिर रही है तो ke1 इक्वल टू जाएगा 1/2 mv1 का स्क्वायर इक्वल टू mgh1। ठीक है, यानी कि h1 हाइट से अगर गिरती है तो जो पोटेंशियल mg जितनी पोटेंशियल एनर्जी h1 हाइट पे थी वो सारी की सारी नीचे आके काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज होती है। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी 2 की बात करूंगा, जितनी देर पर रिबाउंड हुई, जिस वेलोसिटी से रिबाउंड हुई 1/2 mv2 स्क्वायर इक्वल टू mgh2। ठीक है, ये मिल जाना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी एक तरह से क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी है, यानी कि शुरू में इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अपन बोल सकते हैं 10 mg थी, या शुरू में जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बात करो, काइनेटिक एनर्जी बात करो, बिकॉज वो दोनों कन्वर्टेबल है, 10 mg थी, और बाद में इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो एक तरह से 2.5 mg हो गई। तो परसेंटेज लॉस इन द काइनेटिक एनर्जी का 10 mg से 2.5 mg होगी, यानी कि 75% लॉस हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज ऑफ द जस्ट बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन। अच्छा, तो हमें मालूम पड़ गया कि v1 का स्क्वायर अपन v2 का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4, तो v1 अपन v2 इक्वल टू आ गया 2:1, ये वेलोसिटीज का रेशियो भी आ गया। A body collides obliquely with another identical stationary body elastically. Prove that they will move perpendicular to each other after the collision. तो ये हम इसे थ्योरी में सवाल कर चुके हैं कि बेसिकली क्या हो रहा है, एक बॉडी है ना, विद अनदर आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी, यानी दोनों का मास सेम है, दोनों का मास सेम है और इलास्टिकली टकरा रहे हैं, यानी कि E इक्वल टू भी 1 है। टकरा कैसे रहे हैं, ये टकरा रहे हैं, इनका ऑब्लिक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, इनका कोलिजन जो हो रहा है, ये भी मास m की बॉडी है ना, ये भी मास m की बॉडी है, अनदर स्टेशनरी आइडेंटिकल बॉडी है ना, ये आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉडी, तो इसका u2 जो होगा 0 होगा और इसका u1 कुछ होगा इसे, दोनों ये टकराने का जो सीन होगा वो ऐसा सीन होगा, और टकराने के बाद जो होगा ये बॉडी तो इधर जाएगी और दूसरी बॉडी जो होगी वो इधर जाएगी। ठीक है, ये बॉडी इधर जाएगी, दूसरी बॉडी इधर जाएगी। तो मान लीजिए कि ये तो जा रही है v1 वेलोसिटी से और ये जा रही है v2 वेलोसिटी से, और ये भी बॉडी का मास m है, इस भी बॉडी का मास m है, और ये एंगल लेट्स से थीटा है, ये एंगल थीटा है, θ1 है, और ये एंगल लेट्स से θ2 है, ये एंगल θ1 है और ये एंगल θ2 है। अब हमसे पूछा है कि ये प्रूव करीजिए कि θ1 प्लस θ2 इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव करना है। तो पहले तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाते हैं। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाएंगे तो इनिशियल मोमेंटम लिखिए mu1, इसका मोमेंटम तो 0 होगा नहीं होगा, होगा। अच्छा, हम यहाँ पर चूंकि बॉडी का जो टक्कर के बाद जो मोमेंट हो रहा है वो x डायरेक्शन मतलब एंगल पे हो रहा है, इसलिए हम इसके कंपोनेंट लेंगे, यानी कि हम इसका जो मोमेंटम निकालेंगे
वो अलोंग एक्स एक्सिस भी निकालेंगे और अलोंग वाई एक्सिस भी निकालेंगे। तो अलोंग एक्स एक्सिस तो लेफ्ट हैंड साइड का मूवमेंट हो जाएगा एम यू वन प्लस जीरो, इधर अगर एक्स एक्सिस का अलोंग मूवमेंट लेंगे तो आ जाएगा एम वी वन कॉस थीटा वन, और यही हो जाएगा एम वी टू कॉस थीटा टू। और अलोंग वाई एक्सिस की बात करूंगा, अगर अलोंग वाई एक्सिस की बात करूंगा, अलोंग वाई एक्सिस की बात करूंगा तो इधर भी जीरो इधर भी जीरो, क्योंकि ये तो मूवमेंट ही एक्स एक्सिस के लिए हो रहा है। तो इनिशियली जो वाई एक्सिस का अलोंग मोमेंटम हो तो जीरो हो जाए, इसका जो मोमेंटम हो जाएगा एम वी वन साइन थीटा वन माइनस एम वी टू साइन थीटा टू। दो इक्वेशन हमारी आ गई, और एक और इक्वेशन हमारी आएगी, एक इक्वेशन हमारी और आएगी कि इन केस में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी। क्यों रहेगी कंजर्व? क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन है। तो इलास्टिक कोलिजन है तो मैं ये बोल सकता हूँ 1/2 m1, सॉरी m1 नहीं m ही होगा, 1/2 m u1 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 m v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 का स्क्वायर। यहाँ से बोल सकता हूँ u1 का स्क्वायर इक्वल टू v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो एक इक्वेशन, दो इक्वेशन और तीन इक्वेशन, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90 डिग्री। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मेरे पास में, ठीक है। और ए बॉल ऑफ मास m हिट्स ए फ्लोर विद स्पीड v मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा फ्लोर है एंड एक बॉडी है जो ऐसे हिट होती है, ठीक है, ऐसे हिट होती है, मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वल टू 45 डिग्री तो नॉर्मल टू द फ्लोर। तो ये वाला जो एंगल है ये है मेरा 45 डिग्री, ठीक है। और इसकी स्पीड है v, इसकी स्पीड है v, वेरी गुड, 45 डिग्री में होता है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/√2, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1/√2, वेरी गुड। फाइंड द स्पीड ऑफ द रिफ्लेक्टेड बॉल। तो ये बॉल जो किसी न किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी सही एंगल। तो लेट्स से कि ये एंगल है थीटा 2, ठीक है। या हम बोल सकते हैं अगर ये थीटा वन डैश बोल देते हैं, इसको हम थीटा वन बोल देते हैं, ठीक है। ये थीटा वन बोल देते हैं, इसको थीटा वन डैश। थीटा वन की तो वैल्यू मालूम है, मैं 45 डिग्री है। थीटा वन की वैल्यू तो क्या है 45 डिग्री है। थीटा वन डैश की जो वैल्यू वो पता नहीं है, मैं थीटा वन डैश की वैल्यू पता नहीं है। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि ये भी 45 डिग्री होगा, ये अजम्पशन गलत हो जाएगी। तो इन्होंने पूछा भी है हमसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पूछा है और स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड बॉल भी पूछी है। अब आप देखिए ये जो वेलोसिटी होगी इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, ये जो स्पीड आ रही है इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो कंपोनेंट होगा v साइन थीटा और एक कंपोनेंट होगा v कॉस थीटा। होगा नहीं होगा भाई? दोबारा यहाँ देखिए, ये नॉर्मल है, अगर ये v से आया और ये 45 डिग्री है तो इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा v कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो जाएगा v साइन थीटा। क्या समझ में आया? ठीक है। और मान लीजिए जो रिफ्लेक्टेड बॉल है वो v डैश स्पीड से जा रही है, ठीक है। अगर वो v डैश स्पीड से जा रही है तो v डैश के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये v डैश स्पीड से जा रही है, v डैश स्पीड से जा रही है, तो v डैश के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक अलोंग इसके, ये थीटा है और लेट्स से ये थीटा डैश है, तो v डैश का ये कंपोनेंट हो जाएगा v डैश कॉस थीटा डैश और ये कंपोनेंट हो जाएगा v डैश साइन थीटा डैश। क्या ये समझ में आया? अच्छा, हम जानते हैं जो अलोंग द सरफेस होगा उसमें वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, तो हम बोल सकते हैं v साइन थीटा इक्वल टू v डैश साइन थीटा डैश, v साइन थीटा इक्वल टू v डैश साइन थीटा डैश। अच्छा, v साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2, तो हमें मिल गया v डैश साइन थीटा डैश इक्वल टू v/√2, ये हमें मिल गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। नेक्स्ट, अच्छा हमें मालूम है कि कोई भी, हमने अभी पहले पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी किसी सरफेस पे v से टकराती है तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड स्पीड होती है वो ev होती है, हमने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पर जो बॉडी टकरा रही है v cos थीटा से टकरा रही है, तो इसकी रिफ्लेक्टेड स्पीड क्या हो जाएगी? ev cos थीटा। होगी नहीं होगी भाई? इसकी रिफ्लेक्टेड स्पीड अलोंग द नॉर्मल क्या होगी? ev cos थीटा, यानी कि v डैश cos थीटा डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? ev cos थीटा। क्या इसी समझ में आई नहीं आई कि v डैश cos थीटा डैश इक्वल टू हो जाएगा ev cos थीटा और ev/√2 ये आ जाएगी मेरी v डैश cos थीटा डैश की वैल्यू।
तो मेरे पास वी डैश कॉस थीटा डैश की वैल्यू आ गई, वी डैश साइन थीटा डैश की वैल्यू आ गई। अब तो मैं कंपोनेंट्स आ गए मेरे पास, तो मैं मेन वैल्यू तो निकाल सकता हूँ। मेन वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर अपॉन टू, वी बाई रूट टू का स्क्वायर, वी स्क्वायर बाई टू, ये हो जाएगा। अच्छा, ई की वैल्यू 1/√2 दे रखी है, तो ये भी हो जाएगा v/2, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाई 4, ये मेरी होगी वी डैश की स्पीड, तो वी स्क्वायर बाई 2 प्लस वी स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये 3v² बाई 4 वी डैश, या वी डैश इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ v√3/2। ये मेरे पास फाइनल की फाइनल स्पीड आ जाएगी। और अब मेरे से पूछा एंगल निकालना, तो देखिए एंगल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे पास इक्वेशन है, ये मेरे पास इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो tan थीटा डैश इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, tan थीटा डैश इक्वल टू आ जाएगा मेरा tan थीटा डैश इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा, हाँ, तो tan थीटा डैश आ जाएगा v/√2 इंटू v/2, तो √2, तो ये मेरे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू √2। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स √2, थीटा डैश इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ गया। अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है शुरुआत में करने में, बट यस, हाँ, किया जा सकता है। ओके, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ टावर of height 375 meter with an initial velocity of 100 meter per second रहेगा, एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो हमारी जो वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकंड, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी 100 इंटू कॉस 30 √3/2, यानी कि 50√3 हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी। और वर्टिकल वेलोसिटी हमारी जो हो जाएगी वो 50 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। 100 साइन 30 ना, साइन 30 की वैल्यू 1 हाफ होती है, तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, वर्टिकल वेलोसिटी होगी। Find its kinetic energy in joules just after the collision with ground if the collision is inelastic। और अगर collision inelastic है और इसकी वैल्यू दे रखी हाफ, तो यहाँ पर जब टकरा रहा है, यहाँ पर जब टकरा रहा है, टकराने के बाद हमें फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन joules just after the collision, टकराने के बाद हमें एनर्जी वो निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो ये टकराने के बाद जो होगी, टकराने के बाद होगी, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ठीक है। वो दोनों निकालने पड़ेंगे हमें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो पता है हमें, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई चेंज ही नहीं होगा, कोई चेंज होगा क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 50√3 है, तो टकराने के बाद भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो 50√3 रहेगा, यानी कि जो Vx होगा वो तो हमेशा 50√3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। लेकिन अगर अपन Vy की बात करें, Vy की बात करें तो Vy क्या हो जाएगा ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। Vy जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो Vy आप देखिए, अगर हम यहाँ से 50 मीटर पर सेकंड वर्टिकल वेलोसिटी है, ये इतना डिफरेंस है, तो Vy इक्वल टू हो जाएगा uy का स्क्वायर प्लस 2gh। तो uy का स्क्वायर यानी कि 2500 प्लस 2g, h की वैल्यू कितनी है 375। अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो Vy को मिलता है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड का Vy मिलता है, ठीक है। अब अगर इस वेलोसिटी से मैं टकरा रहा हूँ, 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बॉल टकरा रही है, तो वापस जो रिबाउंड मारेगी, रिबाउंड मारने की जो वेलोसिटी होगी वो होगा लेट्स से v1 इक्वल टू 1/2 इंटू Vy, तो ये हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड की रिबाउंड वेलोसिटी होगी। तो 50 मीटर पर सेकेंड की रिबाउंड वेलोसिटी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी निकलेगी वर्टिकल वेलोसिटी की, एक निकलेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अपन निकाल सकते हैं 1/2 m कितना है मास 1 kg, 50 का स्क्वायर प्लस 50√3 का स्क्वायर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी टोटल विच विल गेट आफ्टर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। एक बार दोबारा देख लीजिए, कोई डाउट हो तो अपन डिस्कस कर सकते हैं, रुक सकते हैं, दोबारा अपन बात कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो आप वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। और एक बहुत अच्छा सवाल हमने यहाँ पर अभी किया है, ठीक है। आइए और आगे चलते हैं। A body moving towards a body of finite mass at rest,
है ना, कोलाइड्स विद इट एंड इट इज इम्पॉसिबल दैट एक बॉडी है, ये फाइनाइट मास के साथ टकराती है जो रेस्ट पे है, ये बॉडी का मास है m, इसकी स्पीड है, वेलोसिटी है u, ये रेस्ट पे है, इसका मास है फाइनाइट मास है, फाइनाइट मास मतलब बहुत बड़ा मास नहीं, लेट्स से इसका मास है m। बोथ बॉडीज कम टू रेस्ट, देखिए ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम तो हमेशा मेंटेन है। अगर इनिशियल मोमेंटम हो तो फाइनल भी मोमेंटम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इसका मोमेंटम mu होगा, लेकिन इधर का मोमेंटम क्या होगा अगर दोनों रेस्ट पे आ गए, तो पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज इम्पॉसिबल, यस इट इज इम्पॉसिबल, तो बोथ बॉडीज कम्स टू रेस्ट, ये तो इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा, नहीं क्या ये सही है। बोथ बॉडीज मूव आफ्टर द कोलिजन, ये तो पॉसिबल है, बोथ बॉडीज मूव तो कर सकती है आफ्टर कोलिजन के। द मूविंग बॉडी स्टॉप्स एंड द बॉडी एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, ये भी पॉसिबल है, अगर दोनों का मास सेम होगा तो दोनों अपनी वेलोसिटी को एक्सचेंज कर देंगे, तो ये भी पॉसिबल है। द स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी एंड द मूविंग बॉडी रिबाउंड्स, देखिए ये तभी पॉसिबल था मूविंग बॉडी रिबाउंड जब इसका मास जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ा हो कंपेयर टू दिस, सो दिस इज आल्सो नॉट पॉसिबल। तो ए एंड डी विल बी द करेक्ट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। A ball of mass 2 kg moving with a speed of 5 meter per second collides directly with another ball of mass 3 kg moving the same direction with a speed of 4 meter per second। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, दो बॉल है तो 2 kg और 5 kg इनका मोमेंटम हो गया 10, डायरेक्टली विद अनदर बॉल 3 kg मूविंग द सेम डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकंड, तो 3 into 4 हो गया 12। द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, अच्छा हमें अब 2v1 ले लेते हैं, 2 kg का वेलोसिटी, और 3 kg का ले लेते हैं 3v2, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, और एक इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी E इक्वल टू v2 माइनस वी वन अपन u1 माइनस u2 से, ठीक है। E की वैल्यू 2/3 है, v2 माइनस v1, u1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकंड और 4 मीटर पर सेकंड, तो 5 माइनस 4, तो हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, v2 v1 को अपन सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलिए इसको करते हैं। एक बॉडी है जो मास 5 kg की है, लेफ्ट टू राइट जा रही है, वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से, कोलाइड विद अनदर बॉडी ऑफ मास 3 kg मूविंग अलोंग द सेम लाइन अपोजिट डायरेक्शन, तो 5 kg की इधर जा रही है तो 10, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन वाले से टकरा रही है तो माइनस कर देंगे, मोमेंट कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूँ मैं, कंजर्वेशन और लीनियर मोमेंटम लगा रहा हूँ, 3 kg के साथ जा रही है 12 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 3 into 4, हाँ 3 into 4 है ना, 3 into 4 हो जाएगा, और अपोजिट इफ द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इनकी जो वेलोसिटी मान ली है 5v1 प्लस 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 3v2, ठीक है। सो 5v1 प्लस 3v2 इक्वल टू आ गया -2, -2, क्या ये समझ में आ गया, 10 - 12 इज -2, एक इक्वेशन आ गई। अब हमें बोल रहा है कि द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक देन डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ बोथ द ब्लॉक्स आफ्टर द कोलिजन। अगर कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है तो हमें मालूम है कि E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2, होता नहीं होता, तो अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 इक्वल टू हो जाएगा E u1 माइनस u2। अच्छा E u1 माइनस u2, u जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से और u2 आ रहा है अपोजिट डायरेक्शन, तो u1 माइनस u2 जाएगा 6, तो हम लिख सकते हैं कि v2 माइनस v1 इक्वल टू E इंटू 6। अब अगर दोनों केसेस देख लेते हैं, एक बार अगर परफेक्टली इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि v2 माइनस v1 इक्वल टू 6 हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। और एक बार अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 है तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, v2 माइनस v1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 0.6 इंटू 6, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, अच्छा क्वेश्चन है, करा जा सकता है। A body of mass 2 kg makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction with 1/4 of its original speed. Find the mass of the second body. तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वही लगाएंगे v2 माइनस v1 इक्वल टू u1 माइनस u2, एक तो इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये लगा ही देंगे। 2 kg का मास है ना, इलास्टिक कोलिजन करता है अनदर बॉडी एट रेस्ट, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 2u1 प्लस 0, अच्छा इसको भी अपन ऐसे लिख लेते हैं 2u प्लस 0, ठीक है, रेस्ट पे है तो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगाया तो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, बिफोर द कोलिजन 2 kg की बॉडी है और 2 kg की बॉडी है, ये 2 kg की बॉडी है, रेस्ट पे है और ये ऐसे जा रही है u स्पीड से, 2 kg की बॉडी है तो इसका मोमेंटम
2u, इसका मोमेंटम 0 इन दो। अच्छा, ओरिजिनल डायरेक्शन में जाती है 1/4 ऑफ द स्पीड से, ओरिजिनल डायरेक्शन में जाती है, यानी कि 2 इंटू यू बाई फोर, 2 इंटू यू बाई फोर, 2 इंटू यू बाई फोर, इसको लिखेंगे यू बाई फोर। फाइंड द मास ऑफ द सेकंड बॉडी, तो सेकंड बॉडी है उसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v। तो हमें भाई ये दो इक्वेशन है, आराम से सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पर जो u2 हो जाएगा वो हमारा 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अगर मैंने ये v2 लिया है तो v2 माइनस v1 u बाई फोर u माइनस 0। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है, और ये दूसरी इक्वेशन, इसको सॉल्व करके हम दोनों की स्पीड निकाल सकते हैं। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बिल्कुल ही। अगर मास m है और वेलोसिटी v है, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर पार्टिकल सेम मास इनिशियली एट रेस्ट, हमने बोला था सेम, अगर सेम मास के पार्टिकल में जो है इलास्टिक कोलिजन होता है, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाती है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर द कोलिजन। तो अगर वो रेस्ट वाले पार्टिकल से टकरा रहा है, रेस्ट वाले पार्टिकल से टकरा रहा है, कोई v वेलोसिटी से आके रेस्ट वाले पार्टिकल से टकरा रहा है, हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, तो जो वेलोसिटी होती है एक्सचेंज आती है, यानी कि ये रेस्ट पे आ जाएगा, ए बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी, और जो बी बॉडी है वो v वेलोसिटी से चलना शुरू कर देगी। तो आंसर हो जाएगा इसका रेस्ट पे। A particle of mass m moving the velocity strikes a stationary particle of mass m 2m and sticks to it. Find the speed of the system. तो देखिए बहुत सिंपल सा है, कंजर्वेशन मिनिमम मोमेंट बनाएंगे, mv प्लस 0 इक्वल टू 3m इंटू v, तो v इक्वल टू v1 इक्वल टू जाएगा v बाई 3। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा दिया, दोनों की दोनों स्टिक होगी। तो बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था mv, इसका 0, और बाद में तो चिपक गई, दोनों चिपक गई, टोटल मास हो गया 3m। मान लीजिए उसका कंबाइंड वेलोसिटी है v1, तो v1 इक्वल टू जाएगा v बाई 3। ऐसे कर लेंगे। ओके, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है। आइए, टू पुटी बॉल्स ऑफ इक्वल मासेस मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विद इक्वल स्पीड स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, क्या मतलब है कि ये एक बॉल है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, और ये एक बॉल है, ये ऐसे ट्रेवल कर रही है, पुटी बॉल्स, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है इक्वल स्पीड से, और इनकी जो स्पीड है वो दे रखी है 45√2 मीटर पर सेकंड। इक्वल मास है, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, इसका है 45√2, इसका स्पीड है 45√2, ठीक है। तो इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी एक तरह से हो जाएगी माइनस जे के, इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी प्लस आई के, ठीक है। If the balls were initially moving with a velocity of 45√2, find out the velocity of combined mass after the collision. Find out the velocity of combined mass. Combined mass की वेलोसिटी निकालनी है। तो मान लीजिए यहाँ पर आके चिपकी टकरा रहे हैं, तो इसका जो मूवमेंट होगा वो तो एक एंगुलर मूवमेंट होगा, ऐसे कैसे, मतलब किसी न किसी एंगल में जाएगी। तो ये 2m मास है, ये 2m मास है, ठीक है। अब हमें ये एंगल तो पता नहीं है, क्या हमें पता है एंगल? हमें तो नहीं पता ये एंगल क्या होगा, हमें ये एंगल नहीं पता। तो हम लेट्स से कि ये एंगल है थीटा, तो इसका इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2m cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 2m sin थीटा। क्या ये समझ में आया? ये समझ में आना बहुत जरूरी है। 2m, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है तो 2m v cos थीटा हो जाएगा, 2m v sin थीटा हो जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट अपन वेलोसिटी के लेंगे, कंबाइंड वेलोसिटी है इसकी v। तो आइए अब अपन लगा देते हैं, ठीक है, कंजर्वेशन और लीनियर अलोंग द एक्स एक्सिस की बात करो आप, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस जो इनका लीनियर मोमेंटम है m इंटू 45√2 इक्वल टू 2m v cos थीटा। क्या ये समझ में आया? ठीक है, ये तो अलोंग द एक्स एक्सिस हो गया। इसी तरह से अच्छा, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? m से तो m कट गया, तो v cos थीटा, v cos थीटा हम इसके निकाल सकते हैं, v cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45/√2, ठीक है। इसी तरह से उधर लगाएंगे तो m इंटू 45√2 जे के पहले का मोमेंटम, और बाद का मोमेंटम भी जो होगा नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो माइनस 2mv sin थीटा। तो वापिस सेम का सेम हो जाएगा, v sin थीटा इक्वल टू हो जाएगा 45/√2। अगर कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी होगी इन दोनों का स्क्वायर करके अपन स्क्वायर रूट ले लेंगे,
तो मिल जाएगा 45 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कंपोनेंट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। A body of mass 2 kg having velocity of 3 meter per second collides with a body of 1 kg mass moving with a velocity of 4 meter per second in opposite direction after polar, ठीक है, कॉमन वेलोसिटी फाइंड वेलोसिटी, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 2 kg 3 kg के साथ कंबाइंड हो 2 kg 6 मीटर पर सेकंड, 1 kg मास मूविंग वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन, तो ये दोनों तो 2 kg और इनका मोमेंटम तो हो गया 6 और 1 kg और 4 मीटर पर सेकंड का मोमेंटम हो गया -4 बिफोर द कोलिजन। आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी स्टिक टुगेदर, आफ्टर कोलिजन बोथ द बॉडी स्टिक टुगेदर, तो मास तो कंबाइंड मास होगा 3 kg और कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, तो v इक्वल टू हो जाएगा 2/3, ठीक है, v इक्वल टू हो जाएगा 2/3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। A ball of mass 1 kg is dropped from a 20 meter height. Find the velocity of ball after the second collision. Maximum height attained by the ball after second collision. And average speed for the whole interval. This is a very good question. और मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि आपको क्यों नहीं फॉर्मूले याद करने चाहिए, उसका एग्जाम्पल है। A ball of mass 1 kg drop from a 20 meter height. तो हमने क्या किया, ये हमारी सरफेस है और ये हमारी बॉल है, ठीक है। इसको हमने 20 मीटर की हाइट से, कितने मीटर की हाइट से, 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप कर दिया, ठीक है। हमें मालूम है, अब हमसे सबसे पहले पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ठीक है। ये तो आपका जाएगा v1 आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन, फिर ये नीचे जाएगा, फिर ये ऊपर आएगा, ये नीचे तो ऐसे दिखा रखा आपको, बेसिकली ये सेकंड कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है vn इक्वल टू होता है e की पावर n इंटू v, ये हमने पढ़ा था। nth कोलिजन के बाद जो वेलोसिटी होगी vn इक्वल टू e की पावर n टू v होगी। अब हमें दे रखा है 20 मीटर की हाइट से, अगर 20 मीटर की हाइट से कोई बॉडी नीचे आ रही है तो उसकी यहाँ पर टकराने की जो वेलोसिटी होगी v इक्वल टू हो जाएगी √2gh विच इज 20 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड से नीचे टकराएगी। हमसे पूछा है वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर द सेकंड कोलिजन, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ना, सेकंड कोलिजन, सेकंड कोलिजन मतलब हो गया v2, यानी कि e स्क्वायर इंटू v, e स्क्वायर यानी कि 1.1/4 फी 20, ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आफ्टर द सेकंड कोलिजन हो जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉडी आफ्टर द सेकंड कोलिजन, अच्छा मैक्सिमम हाइट के लिए भी हमने पढ़ा था hn इक्वल टू होता है e की पावर 2n इंटू h, तो अगर सेकंड कोलिजन h2 की बात करूँ तो e की पावर 4 इंटू h, e की पावर 4 मतलब 1/16, h का मतलब 20, ठीक है, 20 h का मतलब 20, तो ये हो जाएगा 5/4 यानी कि 1.25 मीटर, ये हमारी हो जाएगी। एवरेज स्पीड फॉर द होल इंटरवल, ठीक है, एवरेज स्पीड फॉर द होल इंटरवल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था। एवरेज स्पीड के लिए क्या पढ़ा था, एवरेज स्पीड निकालनी थी, हमने सीखा था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे, टोटल टाइम निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं उसका एक फॉर्मूला भी था, अगर आपको पता हो तो। टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था, टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला था वो था h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर, ये तो टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला था। और टोटल टाइम का जो फॉर्मूला था वो भी हमने बताया था आपको, √2h अपॉन g 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद कर रहा तो आपको पूरा ड्राइव करके आप निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बताता है कि फॉर्मूले क्यों नहीं काम करते। कई बार देखिए, अभी तक हमने जो भी फॉर्मूले पढ़े थे उसमें बॉडी को ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे तो हमारे फॉर्मूला आ रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में बॉडी को नीचे से ऊपर थ्रो किया है। बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, तो नीचे से ऊपर थ्रो किया है, तो पहले तो ऊपर जाएगी फिर ऊपर से नीचे आएगी। वो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में, मैं बॉडी को यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ, ये बॉडी को यहाँ से थ्रो कर रहा हूँ 40 मीटर पर सेकेंड से, 40 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी, यानी कि जो फर्स्ट कोलिजन होगा अब यहाँ पर होगा, यहाँ पर फर्स्ट कोलिजन होगा, फिर ये सेकंड कोलिजन, ये थर्ड कोलिजन, तो ये आपका जो नीचे आया ना ये आपका फर्स्ट कोलिजन है, ये सेकंड कोलिजन है, ठीक है। तो फर्स्ट कोलिजन के बाद जब ऊपर जाएगी तो थोड़ा ऊपर नहीं जाएगी, थोड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम टेकन ड्यूरिंग इट्स बाउंसिंग, तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंकूंगा तो किस हाइट तक जाएगी, किस हाइट तक जाएगी, तो 40 मीटर पर सेकंड हमें मालूम है कि v स्क्वायर इक्वल टू होता है 2gh, पता है हमें, है ना।
तो v स्क्वायर हो जाएगा 40 इंटू 40 इंटू 2 इंटू 10 h, तो ये हो जाएगा 1600 अपॉन 20, यानी कि हो जाएगा 80 मीटर। यानी कि ये बॉडी जो होगी 80 मीटर ऊपर जाएगी, फिर 80 मीटर नीचे आएगी, फिर उसके बाद ये आपका जो मोशन होता है वो करेगी। अगर हमसे टोटल डिस्टेंस की बात कर ली जाए, टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 2h प्लस 2h1 प्लस 2h2 सो इन सो फोर्थ 2h। अच्छा h तो हमें मालूम है 180 है, h1 क्या होता है e स्क्वायर h, h2 क्या होता है e की पावर 4h, h3 क्या होता है e की पावर 6h। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन लगा देंगे और ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, टाइम टेकन ड्यूरिंग दिस टाइम। अच्छा टाइम टेकन का भी क्या होगा, हमें मालूम है यहाँ से आते जाने में t टाइम लगेगा, वापस आने में t टाइम लगेगा, फिर t1 टाइम, फिर t1 टाइम, तो टोटल टाइम जो हो जाएगा वो भी 2t प्लस 2t1 प्लस 2t2 ऐसे हो जाएगा। अच्छा t की वैल्यू निकालो आप, सबसे पहले तो t की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो t की वैल्यू क्या होती है, हमें मालूम है t इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 2h बाई जी, h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से 2h बाई जी। 2 कितना है 2 180 अपॉन जी 10, तो इसको हमने सॉल्व किया तो 4 सेकंड आ गया, यानी कि इनिशियल जो टाइम लगेगा वो 4 सेकंड का लगेगा। अब हमें मालूम है t1 की वैल्यू क्या होती है e इंटू टी, e कितना है हमारा 0.5, तो 1/2 इंटू 4 यानी कि 2 सेकंड हो गया t1। इसी तरह हम t2 निकाल लेंगे, और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेस बन जाएगी। तो 2 इंटू, आप सिंपल तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2t, और इसको लिख सकते हैं et1, इसको लिख सकते हैं e स्क्वायर टी, ऐसे करके तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं दोबारा कर देता हूँ, सॉरी। अच्छा सवाल है, तो ये अच्छी तरह करना जरूरी है। टाइम क्या निकालेंगे, तो देखिए टाइम क्या हो जाएगा 2t प्लस 2t1 प्लस 2t2 सो एंड सो फोर्थ। 2t, t1 की जगह लिख दूंगा मैं e इंटू टी, t2 की जगह लिख दूंगा e स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, और यहाँ से मैं अगर 2t कॉमन ले लूँगा तो 1 प्लस ई स्क्वायर ऐसे बन जाएगा, और ये मेरी जो सीरीज हो जाएगी 2t 1 अपॉन 1 माइनस ई हो जाएगी, 2 इंटू 4 1 माइनस 1/2, तो 8 अपॉन 2 16 सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से इसको सवाल को कर सकते हैं, और ये एक बहुत ही व्हाट यू से इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, जो कैलकुलेशन ओरिएंटेड है। A particle falls from a height h upon fixed in horizontal plane, rebounds. If the point 2 is the coefficient of restitution, find the total distance traveled before rebounding and stop. Total distance traveled, है ना? तो E इक्वल टू 0.2 दे रखा है, जो टोटल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था याद हो तो, h 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। ई की वैल्यू कितनी है 0.2, h की वैल्यू h है ही सही, डाल दीजिए इसमें, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी बिफोर rebounding stops. ठीक है, two balls of equal masses undergo a head-on collision with a speed of 6 meters per second moving in opposite directions. There is a coefficient of restitution 1/3. Find the speed of each ball after the impact. तो देखिए शुरू में मोमेंटम हमने पढ़ा था, अगर ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इसका ये भी m मास है, ये m मास है, इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, इसकी भी 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। तो इधर क्या हो जाएगा 6m मोमेंटम, इधर इसका -6m हो जाएगा ना, और फिर क्या हो जाएगा mv1 प्लस mv2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से हमें ये भी मिल रहा है कि v1 प्लस v2 इक्वल टू 0, यानी कि v1 इक्वल टू जाएगा -v2, यानी दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। और हमें ये मालूम है E इक्वल टू होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। E कितना है 1/3, v2 माइनस v1, u1 माइनस u2 अपोजिट जा रहे हैं, यानी कि ऐड हो जाएंगे 12, तो ये हो जाएगा 4, तो v2 माइनस v1 इक्वल टू जाएगा 4, और v1 की जगह माइनस v2 है, या माइनस v1 इक्वल टू 2, v2 इक्वल टू जाएगा 4, तो v2 इक्वल टू जाएगा 2। अगर v2 इक्वल टू 2 जाएगा तो v1 इक्वल टू जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी सवाल ऐसे किया जा सकता है। ये सवाल एक बार आप पढ़ के देखिए। ठीक है, एक इलास्टिक डायमंड कोलिजन होता है,
स्टेशनरी बॉडी से, दे आर इन कॉन्टैक्ट फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, सो देयर फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन इंक्रीज फ्रॉम 0 टू f0 और फिर वापस 0 हो जाता है। टोटल जो टाइम ड्यूरेशन लगती है 1 सेकेंड लगती है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नोट। तो हमें मालूम है कि m जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है f इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है मेरा 1 आ रहा है। चेंज इन मोमेंटम कितना आ रहा है 1 आ रहा है, क्योंकि m कितना है मास 1 kg का, वेलोसिटी कितनी 1, तो मोमेंटम तो आ गया m इंटू वी नॉट। अब ये एफ डी टी कर्व का अगर एरिया की बात करूँगा तो 1/2 एफ नॉट इंटू टाइम, ठीक है, एफ नॉट इन टाइम, तो एफ नॉट इक्वल टू आ गया मेरे पास 2 न्यूटन, ठीक है। ओके ठीक है, सो हम लोग ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो लेट्स कॉल इट अ फुल स्टॉप हियर, ठीक है। और हम अब अगले लेक्चर में आरबीडी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।